क्योंकि आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते। आपका डर इन नेताओं को नहीं है। उसको लगता है कि हम जात पात पर वोट दे ही देते हैं, हिंदू मुसलमान पर करके वोट दे ही देते हैं। मैं रोटी की बात क्यों करूं, मैं गरीबी की बात क्यों करूं, मैं भूख की बात क्यों करूं? इस देश में सरकार क्यों बनती है? एक परिवार को 40,000 24,000 महीना का इनकम कैसे हो? 6,000 पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 5 किलो अनाज पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 10 किलो पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 100 रुपया की साड़ी हम पहने, मेरी माँ को पूरे साल में 2 साड़ी नहीं मिलता। और 500 करोड़ का गिफ्ट सिर्फ बर्थडे में मिलता है अडानी के बेटे को। अंबानी अपनी पत्नी को 5,000 करोड़ का एक घर गिफ्ट दी, जो एक राज का बजट है। बिहार का बजट जितना है उतना अडानी जी पूरी दुनिया में जितना पैसा लोगों के पास है भारत में, उसके सारे पैसे 100 आदमी के पास टोटल पैसा है। 10 आदमी के पास दुनिया का सारा पैसा है। आपके पास बस जिंदगी जीने के लिए एक जानवर की तरह आप सिर्फ इन नेताओं के लिए वोट देने का एक स्टूल बन चुके हैं, आप और कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको क्या बात कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत को समझिए। भगवान को हम समझ लेंगे। आप जाइए, गांव चर्चा कीजिए। हम पत्रकार जी आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, वो लड़का कौन था जिसने गोली चलाई? उसको अभी तक डीएम साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब अरेस्ट क्यों नहीं किए? उसको जनता के सामने क्यों नहीं लाए? आप एक लड़का को भागते हुए दिखा रहे हो कि गोली इस लड़के ने यहाँ से आया, ये चलते 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 दौड़ते 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 आया, पहली गोली इसने मारा खुर्शीद को, और खुर्शीद की गोली ही नियाज को लगी। उसके हाथ में कोई मैग्नम का राइफल नहीं था। यदि उसके हाथ में कट्टा होगा, यदि पिस्तौल होगा, तो उस हाथ में वो रिवॉल्वर और पिस्तौल दिखना चाहिए। भागने के दौरान एक लड़का अपने किसी अपनों को साथ ले जाने के लिए दौड़ा आया और उसको पकड़ते हुए कहता है चलो, और वो लड़का भागते हुए फिर वहां से चल जाता है। यदि उस लड़के ने एक ही गोली से 2 लोगों को लगी, जो मैंने अभी तक नहीं सुना, यदि आप कहते हैं कि ये चमत्कार हुई है इस बार सोई में, कोई राइफल नहीं थी, कि असॉल्ट नहीं था, कोई 47 नहीं था, कोई एसएलआर नहीं था, कोई एलएमजी नहीं थी, ऐसा कौन सा उसके हाथ में हथियार था कि जिसकी गोली ने 2 व्यक्ति की जान ले ली? फिर वो लड़का 2 व्यक्ति गोली मार करके 2 व्यक्ति को चला गया। क्या वही लड़का वहां से दौड़ते हुए गया जो सोनू, जिनके दोनों भाई को उन्होंने फोन किया, उनके दोनों भाई भागे भागे सोनू को बचाने आए। उन्होंने कहा कि बचा के ले चलो हमको। वह लड़का जो सोनू बिजली विभाग में काम करता है, नगर अध्यक्ष जी बैठ जाइए ना, मोनू बिजली विभाग में काम करता है, बैठा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप बताइए उस लड़के को किसने मारा? चलिए, इस लड़के को तो आप कह रहे हैं कि आया 2 गोली, एक गोली से मारा और एक ही गोली से दूसरे को भी लग गई। तो आपको ये बताना चाहिए ना पत्रकार जी, खुर्शीद और नियाज की दूरी क्या थी? खुर्शीद कहाँ था, नियाज कहाँ था? वो सीसीटीवी फुटेज होगा ना। दूसरी बात, पत्रकार जी, 3 दिनों के बाद प्रशासन ने
एसडीओ के सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाली। मैं जानना चाहता हूं, बारसोई की भीड़ जब एसडीओ के ऑफिस के तरफ गया ही नहीं। बारसोई की जनता अपने अधिकार के लिए, जीने के लिए, जो मात्र 3 घंटा 4 घंटा बिजली रहती हो, पंखा नहीं चलता हो, मोबाइल चार्ज ना हो, रात में मेरी बहन और माँ और मेरे बच्चे, मेरा भाई गर्मी से पागल हो जाता हो, सुबह अपनों से बात करने के लिए मोबाइल चार्ज ना हो, और उसके बाद हर दिन 500-600 बिल आ जाए, एक दिन अंतिम में किसी गरीब मजदूर के पास 24,000 का बिल आ जाए और जबरदस्ती मीटर काट के लेके चला जाए, और आम आदमी को मीटर खरीद के 12,000-13,000 का लगाना पड़े, 8,000 का, 7,000 का, और आप डबल बिल, बिना जले बिना चले बिल भी डबल। ना पंखा चली, ना मोबाइल चार्ज हुआ, ना हमारी बहन और माँ घर में थी, ना मेरे बच्चे पढ़े, छोटे काश्तकार की जनरेटर चला के जिंदगी ले जी लिया, छोटा जनरेटर। और हम लगातार 2 सालों से आवाज उठा रहे हो, मेरे लोग, जनप्रतिनिधि, सारे मुखिया, जो यहाँ के मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेके सब लोग, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सरकार किसकी? 12 महीने की सरकार तो हम सबकी। 12 महीने की सरकार डबल इंजन की, डबल इंजन की सरकार। बिजली सरप्लस आप बाहर बेचते हो, दूसरे देश को आप बिजली देते हो, और हमारे पास बिजली होता नहीं। कहावत है, गांव में नौता, भिलाई में नौता नहीं। देश के पीएम और सीएम साहब, आप आत्मनिर्भर बिजली की बात करते हो। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, और इसको आप समझ लीजिएगा, सुनिएगा, कोई भी राजा अपने प्रजा पर बोझ नहीं पड़ता। दुनिया का जो सबसे अच्छा राजा हो, सबसे अच्छा राजा, मैं आपको बता दूं, वो राजा कभी भी आर्थिक रूप से कभी अपने देश के प्रजा पर, ना तो एजुकेशन पे, ना तो पानी पे, ना तो बिजली पे, ना तो दवाई पे, 4 चीज जो नेसेसिटी है, नेसेसरी है, ये 4 चीज जो हर आदमी के घर में 5 परिवार है तो 3 बीमार है, हर घर को पानी चाहिए, हर घर को बिजली चाहिए, और वो दुनिया का सबसे महंगा बिजली यदि बेचना पड़ जाए और जनता पर बोझ पड़ जाए, जनता को जेल जाना पड़ जाए, जनता को गोली खाना पड़ जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी सरकार है? आप अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, चौकसी, सबका आप टोटल का टैक्स माफ कर देते हो। आप भारत के गरीब आदमी का टैक्स का पैसा आप कंपल करते हो, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े बैंक का सारा पैसा नेताओं पे खर्च हो जाता है। जनता के सारे पैसे जनता पे खर्च नहीं होके नेता के रसूख पे। आपको आश्चर्य होगा, भारत के प्रधानमंत्री पे खर्च कितना है महीना का? सुनिएगा, 8,000 करोड़ से ऊपर। एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च है? वो पैसा किसका है? एडवर्टाइजमेंट समझते हैं? विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन, बड़ा बड़ा हुडी, जो दिखता है वो बिकता है, जो मार्केटिंग, गलत चीज़ों को सही दिखाने वाला टीवी चैनल, जो आज गोदी मीडिया बनी हुई है, उनको कुछ नज़र नहीं आता। कभी सीमा आता है, कभी फ्लाइंग किस आता है, कभी वो मणिपुर के बेटी पर मजाक बनाते हैं। 14 साल की बच्ची नंगा करके 20,000 की भीड़ उसके इंटरनल पार्ट को छेड़ के समूह और समाज के सामने बलात्कार करके फेंक देता।
एक सैनिक की पत्नी की, आप उस पर नहीं बोलते। गोल्ड मेडलिस्ट लड़की पर नहीं बोलते। लगातार हमारी बेटियां गायब हो रही है, उस पर नहीं बोलते। आप हिंदुस्तान के गरीब पर नहीं बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं पत्रकार जी, गरीबी क्यों नहीं मिटी? यदि गरीबी नहीं मिटी है, इसका मतलब है इस देश के नेता कायर है, इस देश का नेता कमजोर है, इस देश का नेता गरीबी को जिंदा रखना चाहता है ताकि वो नेता पर आश्रित रहे, वो 5 किलो अनाज पर आश्रित रहे, वो 10 किलो आटा पर आश्रित रहे, वो सरकार के खैरात पर आश्रित रहे, वो फ्री खाने पर आश्रित रहे। हम फ्री खाते हैं इसलिए पप्पू यादव को वोट देंगे। हमको 1 रुपया पप्पू यादव ने दे दिया था, इसीलिए पप्पू यादव को वोट देंगे। इस देश की जनता जितना मेहनत करती है, मजदूर और किसान और मिडिल क्लास का यूथ और मिडिल क्लास का व्यापारी और हमारी आधी आबादी माँ सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक जितना मेहनत करती है, उसी के कारण आज देश का पीएम सीएम मंत्री मौज लेता है, एसडीओ डीएम कलेक्टर आईएएस मौज लेता है, उसी के कारण अदानी अंबानी है। फिर गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? ये नेताओं की नाजायज पैदाइश किया हुआ औलाद है ये गरीबी, सब ये नाजायज औलाद है गरीबी, और इसको जिंदा रखता है नेता। एक नेता पर कितना खर्च होता है आप बताइए ना? सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? पत्रकार जी, मिनिमम भारत के प्रधानमंत्री के विज्ञापन पर, टीवी से लेकर अखबार पर, सोशल मीडिया पर 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए। शहर में छोटी फैक्ट्री है तो उससे पैसा लेके बिजली चोरी करवाता है ये एसडीओ इंजीनियर, उससे पैसा लेके मीटर का बिल कम कर देता है, उससे पैसा लेके बारसोई के गांव का बिजली काट के कटिहार में जो ऐसे व्यापारी हैं जो बिजली चोरी कर करके अपना आराम से बड़ा व्यापारी जिंदा होता है, उससे पैसा लेता है 30%, और हमारी बिजली कटौती करके ये शहर के उस फैक्ट्री वाले को देता है, आम आदमी को नहीं। गुलाबबाग में जो लोग हैं, कटिहार में जो लोग हैं, लगभग बिजली उनके पास है। तो बिजली का बोझ क्यों? गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसको बिजली पर किसी तरह का बोझ और उसको बिल नहीं लगना चाहिए, उसको मीटर नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम जितने परिवार का है, किसी भी कीमत पर 500 से ज़्यादा सालाना बिजली उसको खर्च नहीं लगना चाहिए। आप 6,000 वाले को आप 500 या 100,000 रुपया कर दीजिए, जिसका इनकम, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6,000 रुपया 90% पर कैपिटा इनकम है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। और उस गरीब पर भारत में इजराइल को देखिए, जापान को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, लंदन को देखिए, अपने प्रजा के लिए वह आदमी सरप्लस पैसा देता है गरीबी से खत्म होने के लिए। और भारत में गरीबी के पैसा से अमीरी पनपाया जाता है नेताओं के द्वारा, और उसी नेता एमएलए एमपी का आप जिंदाबाद करते हैं। काहे आपके पढ़ाई पर यदि बोझ पड़े बेटी, फिर कैसी सरकार? पानी यदि खरीद के पीना पड़े, फिर कैसी सरकार? आप सुनिएगा,
सुन पाइएगा, 8800 पॉइंट एक बीमारी है पानी में, सेक्राइट, वह कोसी सीमांचल में लगभग 70% पानी में। और आयरन कितना सुनिएगा, 800 से ज्यादा है। जो लोहा को गला दे उतना आयरन है पानी में। आप सोचिए, आपकी गांव की माँ और बहन वही पानी पीती है, उसी से स्नान करती है। टीबी क्यों होता है? दम्मा क्यों होता है? हैजा क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? सबसे ज़्यादा कोसी सीमांचल, मिथिलांचल में और मगध में क्यों? इसीलिए कि आर्सेनिक पानी और सेक्वाइड सबसे ज़्यादा दुनिया का यहाँ है। कैसे जिंदा रहिएगा? हम पानी पर काम ना करें, हम गरीबी पर काम ना करें, हम लोगों के जीने पर काम ना करें, हम अच्छे हवा देने पर काम ना करें, तो काम सिर्फ हिंदू मियाँ पर करें, काम सिर्फ यादव राजपूत तेली सौ चौधरी जसवाल पे करें, काम सिर्फ अदानी अंबानी पर करें, काम यदि किसान के लिए ना करें, काम यदि मजदूर के लिए ना करें, काम यदि युवा बेटी और बेटा के लिए ना करें, 25,000 रुपया से 30,000 रुपया का एक परिवार को इनकम ना हो, तो आप सोचिए तो आपका बजट क्या हो? आप सिर्फ खाने का बजट सोचिए। आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ने भेजते हैं, 4,000 रुपया भेजते हैं, 3,000 तो उसके खाने और हॉस्टल में भाड़ा में लग जाता है, 1,000 तो ट्यूशन में लग जाता है। वो बच्चा कैसे पढ़ता होगा आपका भाई? और उसके बाद हम बात करने आए हैं गरीबी खत्म करने, हम बात करने आए हैं कि बिजली पर किसको पैसा नहीं लगना चाहिए। जो मजदूर है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो ऑफ पॉवर्टी लेने, उस पर कोई बिल नहीं दे सरकार। और जो 6,000 रुपया है उसको यूनिट का मात्र 500 एक फिक्स कर दे, 1,000 रुपया तुमको साल में देना है मात्र, ताकि कोई पदाधिकारी उसको जाके तंग ना करे और उसको डराए नहीं, केस कर देंगे। हर महीना 24,000 रुपया। हर छोटा व्यापारी कमाया नहीं, 32,000 रुपया, 34,000 रुपया नहीं दोगे तो जेल, थाना तुरंत, क्रिमिनल को पकड़ेगा नहीं, डकैत को पकड़ेगा नहीं, माफिया को पकड़ेगा नहीं, शराब माफिया को पकड़ेगा नहीं, बालू माफिया को पकड़ेगा नहीं, सिंचाई माफिया को पकड़ेगा नहीं। बार इसी नेता का नाजायज औलाद है, इसी नेता का, नहीं तो बाढ़ हमें कभी नहीं होती। नेताओं के कारण आज हम, बाढ़ मेरे लिए अभिशाप हो गया। जो नदी मेरे लिए वरदान था, जो नदी हर साल हमारे नए फसल को देता था, वो नदी मेरे लिए अभिशाप बन गया। क्यों? इसके पीछे नेता का रसूखदार पैसा लूटना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पैसा लूटना, एसडीओ को पैसा लूटना। बाढ़ क्यों? महानंदा, कमला, गंडक, कोसी, गंगा अभिशाप क्यों? इसलिए कि नदी ऊपर चा गया, गांव नीचे चला गया। नदी के बालू को हमने नहीं निकाला। हम सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग का काम क्यों करते हैं? जब हम साल भर करोड़ों अरबों रुपया लगाते हैं बांध पे और उसको कहा जाता है एंटी इरोजन, तो जब हम 300 करोड़ रुपया 4 बांध पे खर्च करते हैं तो फ्लड आते हुए फिर फ्लड फाइटिंग पर काम क्यों? जानते हैं क्यों? सुनिएगा। फ्लड में कई लाख ट्रक का पत्थर गिरा दिया नेता और पदाधिकारी, और उसका कितना बिल बन गया, गिरा या न गिरा। फ्लड का मतलब है बिना देखे बिल बना लो, आधा नेता आधा पदाधिकारी, बचा खुचा माफिया। तो आप किस किस चीज से लड़िएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमको जवाब दीजिए कि गोली कांड, तीसरा व्यक्ति को किसने मारा? दूसरा जवाब दीजिए कि सुपौल यहाँ के एसडीओ के घर में जब कोई इन नहीं किया तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों? तीसरा जवाब दीजिए कि
कि आंदोलन 20 दिन से पहले घोषणा हुई थी, तो जिस दिन यहाँ पब्लिक आया उस दिन 2 बजे के बाद दंडाधिकारी की नियुक्ति डीएम साहब के पत्र आने के बाद क्यों? एसडीओ कहाँ थे? डीएसपी कहाँ थे? पुलिस कहाँ थी? छोड़ दीजिए सारी बातें, झूठ हटा दीजिए। आपने केस क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने गाली गलौज दी आपको? क्या किसी मुखिया जी ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी जिला परिषद ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी यूथ ने भीड़ को जाके कहा कि लूट लो? 3 घंटे तक भीड़ बैठी रही, 3 घंटे तक हम नारा देते रहे, हम मजबूर हो गए, हमें सुनने वाला कोई नहीं, मेरा मेमोरेंडम लेने वाला कोई नहीं। एसडीओ साहब और बिजली के पदाधिकारी महोदय 3 घंटे तक कहाँ थे? कहाँ सोए हुए थे? अहंकार में चूर थे। आप पप्पू यादव को गाली देके या किसी पब्लिक को गाली देके क्या कीजिएगा? कमजोर आदमी का ये काम होता है। जिला परिषद जी, आकाश में थूक फेंकने वालों के मुंह पर थूक पड़ती है, आकाश में नहीं। जस्टिस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया गया तो कुछ लोगों ने कहा आप इतने सर्वशक्तिमान हो, आप अभिशाप दे दो, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं, ये ना समझ हैं, ये कृपा के पात्र हो सकते हैं, माफ़ी की जा सकती है, दया किया जा सकता है, गुस्सा नहीं किया जा सकता। सांप को, जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। ये अहंकारी लोग हैं, ये आदमी नहीं है, ये इंसान नहीं है। जब इंसान और आदमी नहीं है तो क्या है वो समझें। वो भी इसी बिहार में रहते हैं, हमको इनके घर परिवार भी आता है। हम कोई कमजोर और कायर नहीं है। हम इस निरंकुश पदाधिकारी से बचपन से लड़ना जानते हैं। 40 साल हो गए हमको रोड पर लाठी खाते खाते, हमें गोली खाने ही आया है आज तक। एसडीओ साहब, पप्पू यादव का नाम बदला लेना नहीं है, हम बदलने की तारीख तय करते हैं हमेशा। आपको जितना गाली और गुस्सा करना हो कर लीजिए, मालिक तो जनता ही होगा, कुर्सी पर तो जनता ही बैठाएगी। लेकिन मेरा जवाब तो दे दीजिए एसडीओ साहब, 3 घंटा से आप कहाँ थे? गोली क्यों चलानी पड़ी? और यदि आपको हिम्मत है तो पेपर में स्टेटमेंट दीजिए कि आपका बॉडीगार्ड जो था गोली चलाने के पहले, उस दिन के पहले, वह बॉडीगार्ड शाम के बाद क्यों हटा दिए? यदि है हिम्मत तो उस बॉडीगार्ड का भी आप सीसीटीवी फुटेज में लाइए, और दूसरा बॉडीगार्ड जो आया उसको भी आप सामने लाइए। कमान कटा है और वह गोली किसी के बंदूक से नहीं, वो एसडीओ के बॉडीगार्ड के रिवॉल्वर से वो गोली चली। किसी आम आदमी के नहीं। मैं भी चैलेंज करता हूं एसडीओ और साहब को, है हिम्मत तो आप उस आदमी को लाइए सामने जिसको आप कह रहे हैं गोली चली है, और कहिए ये गोली चलाया है और ये रिवॉल्वर है, इसकी फिंगर पेंटिंग और उस रिवॉल्वर का टेस्ट। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको है हिम्मत तो आप अपने बॉडीगार्ड के रिवॉल्वर का फॉरेंसिक जांच कराइए। है हिम्मत तो कराइए, गाली मत दीजिए। हमको गाली दे दिए, जिस दिन गरीब को गाली दीजिएगा
राख फाड़ के चीड़ देंगे हम, याद रखिएगा। आपका भी खानदान इसी बिहार में रहता है, गलती में मत पड़िएगा। आपकी औकात एक अनुमंडल की होगी, जनता ने अपने बेटे पप्पू की औकात पूरा देश का बनाया है। हम ढूंढेंगे आपको। ये वही एसडीओ साहब हैं जो पूर्णिया में बच्चा कौन जेल जी राजेश, बच्चा जेल पर 3 लड़के का यौन शोषण किया था। ये सस्पेंड हुए थे, बोले ये एसडीओ की बच्चा का शोषण किया था, यौन शोषण की नहीं, बलात्कार किया था कि नहीं, बोले ये एसडीओ, बोले ये छोटे बच्चा का बलात्कार किया था कि नहीं, लड़के का, बोले। फिर क्यों है यहाँ? ये औकात दिखाता है, शुभ बाजते बाजे चलनियों बाजे, शीशे के घर में पत्थर फेंकता है। हम छेड़ेंगे नहीं। एसडीओ साहब, आप यदि मेरे भगवान को छेड़िएगा तो 100 गोली खा के भी पप्पू यादव छोड़ेगा नहीं। मेरे भीतर जज्बा है गोली खाने की, मेरे भीतर मरने की जज्बा है। हम हर दिन 80 से मरने की तैयारी करते हैं। 83 से जनप्रतिनिधि हैं, पूरे देश और दुनिया के गलत लोगों से लड़ते हैं, पूरे देश और दुनिया के माफियाओं से लड़ते हैं। हिम्मत क्यों नहीं होती है न्यायिक जांच कराने की? मैं चाहता हूं वर्तमान जज से न्यायिक जांच करा दो। सिर्फ यह कह करके कि गोली इस लड़के ने चलाई और मर गया, गोली किसी अननोन ने चला दी, पकड़ो ना, जेल में डालो ना। सीसीटीवी फुटेज में आपको लगता है कि किसी मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने आपके किसी पदाधिकारी को मारा तो आप उस पर केस दर्ज करो, मैं बेल करा लूंगा। सीसीटीवी फुटेज में देखो हमारे किस बच्चे ने आपको क्षति पहुंचाई, हमारे किस बच्चे से आपके सिपाही को चोट लगी। हम बेल करा लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। लेकिन ये 1500 अननोन, 46 FIR, एसडीओ साहब, जब हम चारों तरफ आपके ऊपर हर कोर्ट में केस करने लगेंगे ना, तो आपकी बाप जिंदगी में प्रमोशन नहीं होगी। कोर्ट जाते जाते आपका पैर खिया जाएगा, और जब आप अलग अलग कोर्ट जाइएगा और वहां का जनता जब आप पर पत्थर चलाएगा तो फिर आपकी बीवी गाना गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे, तब गाएगी सर। आप गलत को छेड़ दिए हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक आपको अब दिक्कत होगी सांस लेने में। गलत घर में आप निमंत्रण दे दिए एसडीओ साहब। मैं आपको बताता हूं कि लड़ाई होती क्या है। मैं इस देश का पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी नहीं हूं। मैं इस देश का बेटा हूं जिसको गरीबों के कोख ने पैदा किया और पाला है, और आम आदमी के विचारों से मैं जीता हूं, उसकी आशीर्वाद से। मुझे किसी के पैसे और मुझे किसी बेईमान माफिया अपराधियों के सहयोग की जरूरत इस देश में नहीं है। मैं जिंदा जब तक हूं, ईश्वर अल्लाह ने और हमारे परिवार, हमारे दोस्तों ने इतना दिया है कि हर गरीब को बांटते रह जाएंगे, तब तक पप्पू यादव खाली नहीं होगा। अंतिम सांस तक बांटेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हर दिन लड़ेंगे। मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा तो गोली से,
हम बीमारी से तो पत्रकार जी मरेंगे। कोई ना कोई माफिया नेता मिलके, पदाधिकारी का जो ये गठजोड़ है, जो भट्टी जी को इस बिहार से भगाना चाहता है। 17 को मुजफ्फरपुर मैंने बंद का कॉल दिया है, बोला उसके पहले मार देंगे पप्पू यादव। अमावस्या के रात में पप्पू के पहले के तक पप्पू यादव नहीं बचेगा। हम भी देखते हैं कितना अमावस्या तक जिंदा रहे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हाथ जोड़ के एसडीओ साहब आपसे, कि आप, हम दोनों सेवक हैं जनता के, हमसे आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए ना। राहुल गांधी लोकसभा में पूछा कि मणिपुर के सामूहिक बेटियों का बलात्कार और 165 लोगों की जिंदगी जो मार दी गई और आप अभी तक नहीं बोले, इसका जवाब दे दीजिए। तो कभी नेहरू जी को गरिया रहे थे, तो कभी वो इंदिरा गांधी को गरिया रही थी। मतलब पाकिस्तान का दो फांक बंटवारा करने वाला इतिहास में, आज तक विश्व के इतिहास में ऐसी प्रधानमंत्री आयरन लेडी दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को 2 भाग करके बांग्लादेश बना दिया, चाइना और अमेरिका को जवाब दिया, सदन में मणिपुर का जवाब नहीं, बस कांग्रेस कांग्रेस गाली गलौज। और यहाँ के नेता लोग, एक राहुल गांधी है, एक पप्पू यादव, यहाँ के जो नेता हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ शकील जी से, जो कांग्रेस दल के नेता हैं, बहुत सम्मान करते हैं महबूब जी का। जनता ने आपको 3 बार भगवान की तरह, आपको बिना पैसा लिए आपको एमएलए बनाया, 4 बार, एको बार आपको पैसा नहीं लिया। महबूब भाई, यदि शकील भाई, आप दोनों माले के और कांग्रेस के नेता हैं, यदि आप बारसोई की जनता के साथ न्याय नहीं कर सके, और डीएसपी जो एसडीओ साहब, ना पता लोग कहते हैं कि बहुत संपत्ति बना लिए, जमीन खरीद लिए हैं बारसोई में, घर खरीद लिए हैं, सबकी जांच हम करवाएंगे लड़के। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, याद रखिएगा, मैं जिंदा हूं, जांच होगी। यदि आप इतने कमजोर हैं दोनों हमारे नेता, मैं नहीं जानता था, और यदि हमारी ही बात हमारी सरकार ना सुन रही हो, तो आप दोनों आदमी को नेता पद से रिजाइन करते हुए विधानसभा से रिजाइन कर देना चाहिए कि जब मेरा जनता दर्द में है तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। क्यों हिम्मत नहीं हो रही? आप रिजाइन करके जाइए जनता के बीच, देखिए जनता आपको भगवान की तरह उठाता है कि नहीं। मुरमुर में सुरमुर भी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, दोनों के बाप कैसे चले? हमारे घर का बच्चा का लाश होता तब, ये तो इस पिता का कहाँ गया, मोनू का पिता वहाँ बैठे, माँ, चाची माँ बैठी, इस माँ का बेटा, यदि पप्पू यादव की शांति प्रिया माँ के हम बेटे होते तब, खुर्शीद आपका बच्चा होता तब, नियाज आपका बच्चा होता तब, उसकी बीवी माँ तो जी लेगी किसी के दूसरे बेटे के सहारे, उसकी बीवी ताज जिंदगी नहीं जी पाती है, और 1 महीने के बाद उसकी बीवी को देखने वाला, उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं बचता, सब साथ छोड़ देता है। मैंने लाखों लाश देखा है इस बिहार में। हर दिन मैं 20-25 बेटियों के बलात्कार को देखता हूँ। 9 साल की बच्ची को बलात्कार करके घर में दबा देना, और पप्पू यादव के जाने के बाद उसके लाश को निकालना। कभी सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, आपकी बेटी पढ़ने जाती है स्कूल में, ये मान लीजिएगा कि आपकी बेटी, आपकी बहन बच के नहीं लौट रही, और किसी टीचर का शिकार होगी, किसी पड़ोसी का शिकार होगा,
किसी न किसी के आंख उसके शिकार के लिए खड़ा हो, क्योंकि हमारा समाज मणिपुर में अपना चेहरा दिखा चुका है। हर बच्चों के हाथ में कोरेक्स, हर बच्चों के हाथ में पॉर्न, हर बच्चों के हाथ में ड्रग्स, और हर घर में बेटी, हर घर में बहन, कोई कॉलेज जाती है, कोई स्कूल जाती है, बेटी सुरक्षित नहीं है। हर दिन पप्पू यादव लड़ता है। आज हम इसीलिए यहां आए। हम जानते थे कि प्रशासन गुंडाई करेगा, मैदान नहीं देगा। मैं धन्यवाद दूंगा इस जमीन के मालिक को। किसी एक वार्ड काउंसलर ने कह करके अपने रिश्तेदार की ये जमीन कल लिखित दी, कल तक परमिशन नहीं दिया, मैं घुमाने का परमिशन नहीं दिया।